जनता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को ही अपना मजबूत विकल्प समझकर फिर अधिकांश अपना वोट इसी पार्टी को ही दे दिया। देखिए, ये तो बसपा और कांग्रेस जाने कि उनका रिश्ता आगे कैसा चलेगा, लेकिन ये रिश्ता आपराधिक रिश्ता है और मुझे नहीं लगता हर मोड़ पे टोल टैक्स मांगेगा तो कठिन ही चलेगा। तो वहाँ सपा बसपा मानी रखती हैं और जिनके साथ होगा वो अखिलेश और मायावती जी तय करेंगे। हम कांग्रेस का भी धन्यवाद देंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे विधायक को मंत्री नहीं बनाया। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं, कम से कम समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। Today, several leaders are talking about a grand alliance. This alliance is for personal ambitions, not people's aspirations. इस साल के साथ ही महागठबंधन में भी नया बखेड़ा शुरू हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में समर्थन जारी रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के सामने नई शर्तें रख दी। मायावती की तरफ से मांग की गई है कि पिछले साल 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ भारत बंद में हिंसा की घटनाओं के बाद जो केसेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए थे उन्हें कांग्रेस की सरकार वापस ले, और अगर ये केसेस वापस नहीं लिए गए तो मायावती ने धमकी दी है कि BSP दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। हालांकि BSP समर्थन वापस ले भी ले तो दोनों ही राज्यों में सरकार को खतरा नहीं है। मायावती की नई मांग का बीजेपी ने विरोध किया है और कहा है कि समर्थन तब तक चलता रहेगा जब तक कांग्रेस टोल टैक्स देती रहेगी, यानी हर वाजिब और गैर वाजिब शर्तें मानती रहेगी। उधर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि यूपी में गठबंधन मायावती और अखिलेश मिलकर तय करेंगे, यानी यहां भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में कांग्रेस नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक को मंत्री नहीं बनाए जाने से कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का इशारा दे चुके हैं। ऐसे में आज की बहस में जो सवाल हम उठाएंगे सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। नया साल क्या ये लेकर आया है महागठबंधन में नया बवाल? महागठबंधन चलाना है तो टोल टैक्स देना होगा क्या? विपक्ष के महागठबंधन में कांग्रेस कोई जगह नहीं है क्या? मायावती को कांग्रेस का साथ क्या पसंद नहीं है? क्या रंगदारी देकर यानी प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए, इस दबाव के जरिए महागठबंधन बन पाएगा? और बन भी गया तो क्या चल पाएगा? क्या टिक पाएगा? क्या जनता के हित की बात, आपके हित की बात, हमारे हित की बात कर पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ चारू प्रज्ञा हैं, हमारे साथ दलित थिंकर अशोक भारती जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्रा हमारे साथ है, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और मेरा पहला सवाल चारू प्रज्ञा आपसे है। महागठबंधन को लेकर मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मायावती की तरफ से जो दूसरी बड़ी बात कही गई उसे लेकर मेरा सवाल है। उन्होंने कहा ये जो भी मामले दर्ज किए गए थे, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने साफ आरोप लगाया, आपकी उस समय की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा ये सभी आरोप, ये सभी केसेस दरअसल दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित थे। आदिति, देखिए, दंगे जब होंगे तो जो गुनेगार होंगे उन पर केसेस तो जरूर फाइल किए जाएंगे, और यही हुआ है बसपा के ये सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। लेकिन मायावती जी की इस मांग से हमको ये साफ समझ में आ रहा है वो जिस भी तरफ मुड़ेंगी वो बस अपना फायदा देखकर मुड़ रही हैं। जब उन्हें अपना फायदा दिखा, शायद उनके एमएलए को शायद मंत्री बना दिया जाए, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। नहीं दिया उनको मंत्री पद, उनके एमएलए को तो चिढ़ी बैठी हैं और अब वो सोच रही हैं कि फिर धमकी दें, फिर कांग्रेस को बोले मैं गठबंधन तोड़ दूंगी अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये कोई दोस्ती नहीं है, ये कोई अलायंस नहीं है, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ मतलब का रिश्ता है। आप कह रही हैं मतलब का रिश्ता है। आशुतोष जी,
एक सवाल तो मेरे भी जहन में आ रहा है सर, ये गठबंधन है या लठबंधन है? पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी सर, थैंक यू। ये देखिए, जो गठबंधन की बात होती है तो ये गठबंधन तो अभी हुआ ही नहीं है। इन सभी राज्यों में मायावती कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली दो चीजें हैं। पहली बात तो कि आज जो है भीमा कोरेगांव की एनिवर्सरी है और SC ST जो मतदाता हैं वो भाजपा से नाराज हैं। ये तो बड़ा सर्वविदित है। अभी उत्तर प्रदेश में भी सावित्री फुले ने जो है भाजपा छोड़ दी है इस बात को। और शायद मायावती को लगता है कि अगर बीजेपी को चिराग पासवान ऐसे एक छोटा नेता ब्लैकमेल कर सकते हैं तो वो भी एक बार कोशिश कर लें कि जो है शायद उनसे कोई डर जाए उनकी बात और वो अपने जो उनका वोट बैंक है उसको ये दिखाना चाहती हैं कि भाई हम लड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़े तो थे और बाद में उनको जो है दिल पे पत्थर रख के जो है समर्थन दे दिया, परंतु अभी भी वो अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को जो है थोड़ा सा चमकाना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि भाई हम अभी भी जो है आपके साथ हैं और हमारी एक अलग पहचान है। तो इसमें कोई मतलब ये बड़ी सामयिक पैतरा है उनका और कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास आपके इसके कई सारे फॉलोअप क्वेश्चंस, लेकिन चारू प्रज्ञा आप काउंटर करना चाह रही हैं, आप काउंटर कर लें पहले। मैं आशुतोष जी आपको ये कहना चाहूंगी, जो आपका एनालिसिस है मैं उससे इसीलिए सहमत नहीं हूं कि जैसे मैंने शुरू में ये कहा था, मायावती जी की जो हिस्ट्री है ना वो हर गठबंधन तोड़ने की रही है। वो कभी भी अपना समर्थन क्लियर तरीके से देती ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश में भी जो हुआ, आप जिस बारे में बता रहे हैं, उन्होंने जब समर्थन दिया उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूं, मैं इनकी विचारधारा के साथ नहीं हूं, अपना फायदा देख रही हूं इसीलिए जुड़ रही हूं। कुछ इस तरीके का उनका स्टेटमेंट था या उनके स्टेटमेंट का मतलब तो यही निकलता था। और आज भी आशुतोष जी बात यही निकलती है, यहाँ पे बीजेपी पर उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कांग्रेस के साथ कोई जमकर खड़ा है ही नहीं। और मायावती जी के स्टेटमेंट, अखिलेश जी के स्टेटमेंट, आप किसी भी बड़े नेता का स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, राहुल गांधी के कांग्रेस के खिलाफ ही जा रहा है। और यहां पर भी मायावती ने यही किया। उनका मूड खराब है, उनको जो इज्जत चाहिए थी, उनको जो मंत्री पद चाहिए थे वो मध्य प्रदेश में उनको मिले नहीं है, इसका वो बदला ले रही हैं। और लगे हाथों उन्होंने सोचा कि अपनी जो नाजायज मांगे हैं वो भी वो पूरी करवा ले। ठीक है, ठीक पर ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है देश में कि मैं समर्थन तब दूंगी जब आप मेरे कार्यकर्ताओं के केस माफ करेंगे। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए। मेरी बात शुरू में सुनी नहीं। आशुतोष जी जल्दी से बात पहले ही कहा था कि वो उनको लग रहा है मायावती को कि अगर चिराग पासवान अमित शाह को जो है आंख दिखा सकते हैं तो और अपना भाव बढ़ा सकते हैं। एक मिनट, चिराग पासवान, चारू प्लीज लेट हिम फिनिश। जी आशुतोष जी बात पूरी कीजिए सर, जल्दी से बात पूरी कीजिए। जी तो मैं बस यही कह रहा था कि वो इस वक्त केवल SC ST वोट बैंक की राजनीति है। आज भीमा कोरेगांव का भी हुआ तो हर उसमें कांग्रेस के तो वो खिलाफ है। ये तो जो है बड़ा मतलब जो है इस इलेक्शन के पहले से है और उनकी जो वो सीट मांगने का तरीका वगैरह है और भाजपा के साथ पहले भी उनका गठबंधन रहा है और कैसे टूटा है ये सर्वविदित है। इसमें तो मैं इसको क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, लेकिन 20 सेकंड्स का काउंट, 20 सेकंड्स, क्योंकि मुझे दूसरे पैनल को लाना है। चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं, पर चिराग पासवान का ही स्टेटमेंट था जब उन्होंने ये साफ कहा था इस देश के हित में है अगर मोदी सरकार वापस आती है, और वो उसके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी अलायंस में एक नॉर्मल डिस्कशन होना ही चाहिए, जो कांग्रेस किसी पार्टी के साथ नहीं करती, इसीलिए आज मुश्किल में है। बीजेपी का हमेशा लगातार इस तरीके का डिसीजन होता रहता है और ये चीजें रिवाइज होनी जरूरी है। नहीं मानती एनसीपी डीएमके को आप क्यों भूल जाती हैं? आप एनसीपी डीएमके को ना भूलिए, केवल यूपी तक सीमित ना रहिए। मैं यूपी तक सीमित नहीं हूं, मैं देश भर में सीमित हूं। प्लीज चारू प्रज्ञा, आशुतोष जी देखिए मैंने आपको ना 4 मिनट दिए दोनों को वाद विवाद करने के लिए। प्लीज और भी पैनलिस्ट हैं उनसे एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आप सभी लोग आपस में वाद विवाद कीजिएगा। अशोक भारती जी, मायावती की पॉलिटिक्स को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। चारू, बीजेपी अपने तरीके से इसको देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ये एक फैक्ट है कि हिंसा हुई थी, ये मामले हैं, इन मामलों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाना, आप कैसे देख रहे हैं इस मायावती की इस पॉलिटिक्स को? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। और पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ था, क्योंकि उसकी कॉल मैंने दी थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। पहली बात तो मैं ये तथ्य के तौर पे रखना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने
भारत बंद का समर्थन नहीं किया था, बहन मायावती ने उसका समर्थन नहीं किया था। ये दलितों के लाखों संगठनों ने अपने आप अपने बूते पर पूरे देश को बंद किया था। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, इसलिए जो लोग भारत बंद का श्रेय बहन मायावती को देना चाहते हैं उनको यह पता होना चाहिए बहन मायावती या बहुजन समाज पार्टी भारत बंद में दूर दूर तक शामिल नहीं थी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं है, वो निर्दोष दलित हैं, निर्दोष आदिवासी हैं। वो राजस्थान में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा और ये एक मांग रही है। और चूंकि कांग्रेस की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि SC/ST एक्ट अगर वो राजीव गांधी जी की आत्मा को मानते हैं, कांग्रेस की विचारधारा में यकीन करते, तो जो कानून उन्होंने 1989 में राजीव गांधी जी ने बनाया था उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए जो गैर कांग्रेसी सरकारों ने मुकदमे दर्ज किए उनके खिलाफ सारे के सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। अशोक गहलोत जी को सारे मुकदमे वापस करने चाहिए। कमलनाथ जी को दलित आदिवासियों के खिलाफ जो SC/ST एक्ट के भारत बंद में मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और रही बात मायावती जी की, मायावती जी को यह पता है कि देश में अब एक बड़ा दलित आंदोलन खड़ा हो चुका है, उसको बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को उस दलित आंदोलन की जरूरत है। इसलिए हमारे दबाव में आकर बहुजन समाज पार्टी को ये मजबूरी में अनाउंस करना पड़ रहा है। अगर आपको प्लीज मेरे पास और भी जल्दी से 20 सेकंड्स में फिनिश करें सर प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी जो आज उन्होंने बयान दिया है, ये बयान जब उन्होंने बिना किसी शर्त के कांग्रेस को समर्थन दिया था तब क्यों नहीं सोचा? वो ये कह सकती थी ना कि हम आपको समर्थन तब देंगे जब सारे के सारे निर्दोष दलित आदिवासियों को रिहा कर देंगे, तब तो नहीं किया। अब चूंकि उनके हाथ से मसला जा रहा है इसलिए वो बयान दे रही है। ओके ठीक है, एक सेकंड चारू जी, चारू प्लीज, चारू प्रज्ञा निर्दोष नहीं होते हैं। ठीक है चारू प्रज्ञा प्लीज, आप उस पर बाद में वाद विवाद कीजिएगा, आपका अपना पॉइंट है, आप उठाइएगा उसको। हमारे साथ संजय अग्रवाल जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। संजय अग्रवाल जी, रामगोपाल यादव ने कहा गठबंधन किसका होगा, किससे होगा, ये अखिलेश और मायावती डिसाइड करेंगे। मायावती का ये ताजा बयान जाहिर तौर पर एक प्रेशर टैक्टिक, वो सारे केसेस को विड्रॉ करने की बात कर रही हैं, धमकी दे रही हैं। जो बात थोड़ी देर पहले मैं आशुतोष जी से कह रही थी, महागठबंधन या महालठबंधन, इतने सारे डिफरेंसेस हैं। आप लोग अगर साथ आ भी जाएं तो क्या विकास की बात हो पाएगी, क्या स्टेबिलिटी की बात हो पाएगी? ये तो शक हर किसी के जहन में बार बार आ रहा है जितना आप लोगों में ठन रही है। देखिए क्या है अभी विषय। हेलो जी जी बोलिए संजय जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? देखिए अभी विषय ये नहीं है कि पीछे जैसे कि आया था कि राहुल गांधी जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बहन जी कहती हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, या कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है। विषय प्रधानमंत्री का नहीं, विषय क्या है कि इस देश के अंदर सारे लोगों को मिल करके इस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने एक निरंकुश सरकार चलाई है पूरे भारतवर्ष में, और उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके से एकदम ऐसा मुख्यमंत्री दे दिया जिसके कंट्रोल में शासन सुशासन है ही नहीं, जो सिर्फ ये बात करते हैं कि बजरंगबली भगवान हमारे हिंदुओं के ये दलित हैं, कोई उनकी पार्टी का कहता है कि जी जाट है, कोई कुछ कहता है। अब जैसे बहन मायावती हैं, उन्होंने कहा कि भाई उनके जो भी कार्यकर्ता थे उनको बंद कर दिया गया पिछले समय पे, बीजेपी के समय में गलत तरीके से उनको आप छोड़िए, राजनीतिक दोषी हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। मेरा इसमें यह कहना है, अभी पूर्व में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस लालच में, किस तरीके की, किस वजह से अभी उसको रावण को भी छोड़ा, जिसको चंद्रशेखर को, जिसने की वजह से बहुत सा उत्पाद हुआ था। मुद्दा क्या है कि देश को कैसे बचाया जाए, देश का विकास कैसे किया जाए, देश में युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, किसानों को कैसे आत्महत्या करने से बचाया जाए,
ये काम अखिलेश यादव जी के समय पे विकास का बहुत अच्छी तरीके से हुआ। संजय जी, युवाओं को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार भत्ता मिला, युवाओं को लैपटॉप मिला, जिससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला, किसानों को ओलावृष्टि से लेके हर तरह के मुआवजे मिले, उनके जो पैसे फंसे हुए थे गन्ना में। सर मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, आपने यहाँ तो वो सवाल सुना नहीं, या आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते सर। बीजेपी को लेकर मेरा सवाल नहीं था आपसे, मेरा सवाल आपसे महागठबंधन को लेकर था। मेरा सवाल वहां पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के रिश्ते को लेकर था। आपने उस पर एक लाइन नहीं बोली सर, आपने उस पर एक लाइन नहीं बोली, उसके फ्यूचर पर एक लाइन नहीं बोली। देखिए उसके लिए ठीक है, मैं आगे आऊंगी सर, आगे आऊंगी सर। आपको मैंने पूरे 2.5 मिनट बोलने दिया बिना इंटरप्ट किए। ले लीजिए, अब आपने पूछा तो जवाब ले लीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी ने उदारवाद करके मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। आपको पता है जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, उन सीटों पे भी उन्होंने कांग्रेस को, हमारे वोट कांग्रेस को ही ट्रांसफर कराने की कोशिश करी गई है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां पे भी है, इतना उदारवाद कांग्रेस के प्रति दिखाने के। और संजय जी उसके बाद आप ही के नेता ने ये बोल दिया कि कांग्रेस ने हमारा रास्ता साफ कर दिया, जो किया बहुत ठीक किया। उसको बना देती तो उसमें आप किस समर्थन की बात कर रहे हैं संजय जी? उसके बाद तो अखिलेश जी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कांग्रेस ने हमारा रास्ता साफ कर दिया, ठीक किया। उसके पहले भी उन्होंने ये बोला था कि बहुत एरोगेंस है कांग्रेस पार्टी में। आप किस समर्थन की बात कर रहे हैं? आप कम से कम अपने पार्टी की लाइन तो मेंटेन करिए, अपने नेता की बात तो मेंटेन करिए। अरे भाई आप किस समर्थन की बात कर रही हैं? मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया मैं उसके जवाब में बोल रही हूँ। चारू प्रज्ञा आपने देखा बिहार में क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी, एक आदमी, आपकी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट और आपका जो स्टेटमेंट है वो सिंक में नहीं है। आप कुछ बोल रहे हैं और अखिलेश जी कुछ बोल रहे हैं। आप समर्थन देने की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को बनियों ने किया था। संजय अग्रवाल, संजय जी प्लीज, संजय जी आप वरिष्ठ है सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। बाहर समर्थन बाद में दीजिएगा, आप पहले अपने परिवार को संभाल लीजिए। संजय जी भ्रष्टाचार के प्रति सरेंडर कर गए प्लीज। रामविलास पासवान जी की पार्टी और उनका, सुन लीजिए, रामविलास पासवान जी का पार्टी और नीतीश कुमार जी का पार्टी के प्रति आप तो कैसे सरेंडर कर गए? आपने राष्ट्रीय, ठीक है, आपने एक सेकंड, मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है, डॉक्टर सुनील सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर सुनील सिंह, संजय अग्रवाल कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया रामविलास पासवान की पार्टी के सामने एनडीए ने, उस पर बात की जाए। एक सेकंड, वो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंह काउंटर करेंगे। हम देख रहे हैं ना आपका अलायंस कैसे बनता है। आप कुछ बोलते हैं, जमीन पर कुछ और होता है, आपके नेता कुछ और बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रथा है अपने अलायंस पार्टनर्स को इज्जत देने की। ठीक ठीक ठीक, अभी हो गया। डॉक्टर सुनील सिंह देंगे जवाब। अदिति जी जैसा कि आप कह रही थी, ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। हर घटक दल एक दूसरे को ठगने की कोशिश करता है। सर मैं महागठबंधन कह रही थी, बिना शर्त महाठगबंधन तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और बिना शर्त समझे। और पूरी ठगबंधन देखिए, ठगने की कैसे कोशिश होती है। पहले तो बिना शर्त समर्थन देते हैं और बाद में आर्म ट्विस्टिंग करके करते हैं वैसे चीज में जहां भारतीय मायावती को, जिस विषय से मायावती जी को, बहन मायावती का दूर दूर तक सरोकार नहीं था। अगर SC/SC एक्ट पर बोले तो एनडीए की सरकार ने SC/SC के भलाई के लिए एक कानून में बदलाव किया, तो वहां वो देखे। और जिस चिराग पासवान को छोटे मोटा नेता बोलते हैं, हमें लगता है कि बड़े नेता हैं और उन्होंने SC/ST एक्ट के कानून में बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये महागठबंधन, ये महाठगबंधन जो है, ये आपसी ब्लोटेड ईगो वाले का आपसी एम्बिशन में ओवर एम्बिशियस नेताओं का समन्वय है, जो निश्चित ही सत्ता आने के बाद आपस में इस तरह का सिर फुटअव्वल करते हैं कि लगता है कि जनता की इन्हें कोई परवाह नहीं है और किसी भी इशू को लेकर के आर्म ट्विस्टिंग, प्रेशर टैक्टिक्स, कोई मुद्दा नहीं है, परस्पर अंतर विरोधी है। कभी महागठबंधन की बात करते हैं, कभी कांग्रेस को छोड़ने की बात करते हैं। किन्हीं पर भरोसा नहीं है। महागठबंधन का न स्पष्ट नेता है, न नीति है, न नियत है। और हमें लगता है जनता भरपूर इस प्रकार को देख रही है। ठीक। डॉक्टर सुनील सिंह, जब आप आर्म ट्विस्टिंग की बात कर रहे थे
तो बार बार एलजेपी का जिक्र हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से किया गया। उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने छोड़ा ही एनडीए ये कहकर कि उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो बड़े भाई का कर्तव्य जो है, जो फर्ज है, उसको निभाना नहीं जानती है। तो वो सवाल तो एनडीए को लेकर भी पूछे गए हैं लगातार, लेकिन आपने सवाल खड़े किए। आशुतोष मिश्रा, पहले आपका काउंटर। जो बातें कही गई हैं अभी डॉक्टर सुनील सिंह द्वारा कि आर्म ट्विस्टिंग, प्रेशर टैक्टिक्स, ये मायावती का सिग्नेचर स्टाइल रहा है, लेकिन आप लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं देता। महागठबंधन में इस तरह की खबरें कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं। जो एक परसेप्शन की लड़ाई होती है पॉलिटिक्स में, वो उसको लेके नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करती है। अदिति, पहली बात तो महागठबंधन जो बना ही नहीं है अभी, हम उसके टूटने की बात कैसे कर सकते हैं? अभी तो ये तैयारी नहीं है। दूसरी बात जो सबको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब पार्टियां साथ आएंगी तो इनका विलय नहीं हो रहा है। हर दल, खासकर जो ये क्षेत्रीय दल हैं, इस समय उनके लिए ये अपने अस्तित्व की एक लड़ाई हो गई है। क्योंकि अभी हमने 3 राज्यों में देखा कि जो है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो गया था। तो ये जो क्षेत्रीय दल खासकर है, मायावती ऐसे जिनके बहुत ही लिमिटेड वोट बैंक है, वो अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए इस तरह की बार बार बातें उठाती रहेंगी। और जब मैं जेडीयू के प्रवक्ता से जो है सुनता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि अभी कल तक जो नीतीश कुमार जो है लड़ रहे थे आरएसएस मुक्त भारत के लिए, आज वो जो है मोदी मोदी गा रहे हैं। तो ये जरा सा अजीब सा लगता है कि महागठबंधन कहाँ है, कहाँ पे जो है लोग जो है अपनी सत्ता के लिए जो है देखिए, हम राज्य हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह चारू, दोनों को रोकिए प्लीज प्लीज। आप बोलिएगा, दोनों बोलिएगा। ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। और इस राउंड में मैं चाहती हूँ, हमारे साथ 5 गेस्ट हैं, मैं टाइमर का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मुद्दे पर बहस हो और कोई भी गेस्ट एक दूसरे को काटे नहीं। सवाल मेरा सीधा सा ये, एनडीए के लिए भी ये मेरा सवाल है और ये सवाल मेरा महागठबंधन के लिए भी है। सवाल सीधा सा ये है कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो जनता की बात कौन करेगा? आपके पास प्लान क्या है, एजेंडा क्या है? मैं चारू प्रज्ञा आपके साथ शुरू कर रही हूं और आपका टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। अदिति, मैं सबसे पहले बसपा को और सपा को आईना दिखाना चाहती हूँ। संजय जी हमारे साथ हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो अलायंस की आज बात कर रहे हैं, जिस दोस्ती की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ इनकी क्या दोस्ती थी, अखिलेश जी के स्टेटमेंट ने साफ कर दी। इनका एक एमएलए जीत कर आया, अखिलेश जी ने साफ बोल दिया कि कांग्रेस ने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। जहां तक बसपा और इनका बसपा के साथ अलायंस है, 93 में भी इसका प्रयत्न करा गया था। 93 का अलायंस इनका 1.5 साल मुश्किल चला, फिर टूट गया। तो जब विचारधाराएं नहीं मिलती, इस तरीके के अलायंस का कोई महत्वपूर्ण जगह रह ही नहीं जाती है भारत जैसे देश में, क्योंकि ना आप प्रोग्रेसिव हैं, ना आप विकास की बात करते, ना आप जनता की बात करते, आप वोट बैंक्स पर अटके रहते हो, आप गलत कामों में अटके रहते हो, मजबूरी की सरकार चलाने में आप अटके रह जाते हो। ठीक है, मजबूरी की सरकार चलाने में आप अटके रह जाते हैं। संजय अग्रवाल, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है वो रिटॉरिक्स पर जाएंगे। मैंने पहले बोला था, चारू प्लीज। ये तो यही बताने में अटके रहे कि इस देश में रमजान शमशान क्या है, इस देश में 3 तलाक में हमारी मुसलमान बहनों के लिए क्या कर रहे हैं ये, और इसके अलावा इन्होंने कभी हिंदू बहनों का ध्यान नहीं दिया कि जो तलाकशुदा हिंदू बहनें उनके लिए किसी प्रकार की कोई योजना चला दें, उनको भी कोई किसी प्रकार का सहयोग कर दे, उनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट की गाइडलाइन बना दे। चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती है डिबेट जो है वो मुद्दे से अलग हो सर। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, जब आप अलायंस की बात करते हैं, सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन है और मुझे लगता है कंफ्यूजन दर्शकों को भी है। कांग्रेस कभी महागठबंधन के अंदर, कभी बाहर, कुछ राज्यों में एक साथ, कुछ राज्यों में बाहर। आप सर 2 बातें स्पष्ट कर दीजिए आज यहाँ, महागठबंधन क्या एग्जिस्ट करता है, उसमें कौन कौन सी पार्टी है, उसका एजेंडा क्या है, नेता कौन है, जल्दी से सर। देखिए, महागठबंधन में महागठबंधन 2 है। पहला वो महागठबंधन जो चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन है, ये उत्तर प्रदेश के लिए है। बाकी देश की बात है कि जो चुनाव में जो भी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो सब मिलकर के महागठबंधन में सरकार बनाएंगे
आज भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी आप हमारी पार्टी छोड़िए, हमारी पार्टी के लिए हम बोलेंगे, आप अपनी पार्टी का बताइए। 93 में भी आपने कोशिश करी थी सपा के साथ बसपा को जोड़ने की। आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आपकी पार्टी में राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आप हमारी पार्टी छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप रिटॉरिक्स में घुमाते हैं। संजय जी देखिए, आप हर डिबेट में बैठ के आप एक ही काम करते हो, आप गोल 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 घूमते हो। जो मैं आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछ रही हूँ, जिसका जवाब मुझे चाहिए, वो आप बता नहीं पा रहे। 93 में जब आपने अलायंस करा था, उसका क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी में गुजरात का जिस तरीके से कब्जा हुआ है और बेटे बने गदौलिया में, संजय अग्रवाल, मैं गुजरात में डिबेट नहीं कर रही हूँ। गदौलिया के गड्ढे भर नहीं पाए। क्या देश में सरकार बना ली? भगवान श्री राम का मंदिर आप नहीं बना पाए। गुजरात पर नहीं है ये डिबेट, राम मंदिर पर नहीं है ये डिबेट, महागठबंधन पर है, जिसको लेकर आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे सर। वो धोखा आपको 2019 में करना, जनता का समय कीमती होता है, सवालों पर बात कीजिए ना सर। क्योंकि ये महागठबंधन, ये महागठबंधन जो है, जो बन रहा है, जो सरकार बना रहा है, राम मंदिर बनाएगा। संजय अग्रवाल कह रहे हैं, ठीक है सर, आपका जवाब नहीं है, प्लीज ये मंदिर बनाना, संजय जी, मंदिर जो है महागठबंधन ही बनाएगा। आप देश का छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 93 में आपने बसपा के साथ एक गठबंधन करा था, उसका क्या हुआ? उसका नतीजा क्या था? क्या 93 फिर से दोहराएंगे आप? तब जनता का कितना नुकसान हुआ था, आपको याद है संजय जी? भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया और बसपा ने तोड़ दिया। बसपा की तो हिस्ट्री है गठबंधन तोड़ने की, पर आप बसपा पर मत जाओ। आप सपा के प्रवक्ता, आप सपा का जवाब दो, आप सपा का जवाब दो। अपनी पार्टी के बारे में आपको पता नहीं है। संजय अग्रवाल, ये सवाल मैं चारू आपसे पूछने वाली थी, चलिए संजय जी ने पूछ लिया, आपको इसका जवाब देना चाहिए। संजय जी एक बात मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है। संजय जी बीजेपी के साथ संजय जी मेरी बात सुनिए सर। संजय जी, आप लोग देश के, संजय जी ये भाषण का मंच नहीं है सर, अखिलेश यादव जी देश का भला कर रहे हैं। संजय जी मेरी बात सर, मेरी आपसे विनम्र विनती है सर, हम यहाँ पर सवाल करते हैं सर, आप मुद्दे पर रहिए सर, ठीक है? और फिर दूसरे की बात सुनिए, ये वाद विवाद का मंच है। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। जी, वो मैं यही बोल रही थी अदिति, सबसे शुरू में जब मैंने ये बोला था, बसपा की हिस्ट्री रही है, जिस भी अलायंस में वो जाती है मायावती जी, वो अलायंस को तोड़ देती है। उन्होंने आपसे बीजेपी के अलायंस और बीएसपी के अलायंस को लेकर सवाल पूछा, आप उस पर जवाब दीजिए। 95 में भी बीएसपी ने इस अलायंस को तोड़ दिया था। जो आप बीजेपी के साथ अलायंस की बात कर रही है, फिर से प्रयत्न करा गया और बसपा ने फिर वो अलायंस तोड़ दिया। संजय जी, आपको जो भी देख रहा होगा, आज सोच रहा होगा ये इंसान तथ्य पे रहते नहीं है। आपसे मैंने एक ही सवाल घुमा घुमा के 4 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया है। सबसे आप 93 की बता दीजिए ना मुझे, जब सपा बसपा साथ आई थी तो क्या हुआ था? कारण से भारतीय और वो अलायंस टूट गया था। आज फिर आप साथ आने की बात कर रहे हो। आप कितना पागल बनाओगे उत्तर प्रदेश की जनता का? कितना पागल बनाओगे? देश में आपका कोई गठबंधन है नहीं, हवाई गठबंधन है आपका, काल्पनिक गठबंधन है। पर मैं पूछ रही हूँ, जो गठबंधन आपने उत्तर प्रदेश में अनाउंस किया है, क्या वो भी काल्पनिक है या जनता को 6 महीने में? संजय अग्रवाल, चारू प्रज्ञा, संजय अग्रवाल, सुन लीजिए, दोनों मेरी बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए। आपके एसपी संजय जी, माफी के साथ सर, आपको मेरी बात प्यार से नहीं समझ आ रही सर। सर मैं आपसे विनम्र विनती कर रही हूँ, चारू प्रज्ञा, मैं डिबेट क्लोज कर दूंगी, मैं बता रही हूँ दोनों को, डिबेट क्लोज कर दूंगी मैं दर्शकों का समय बर्बाद नहीं करती हूँ। आप वाद विवाद करना चाहते हैं, टॉपिक पर रहिए, सबसे कह रही हूं मैं, और अपनी बारी पर बोलिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अशोक बात कीजिए। बहस मुद्दे के अलावा सब बात पर हुई है। आपने बड़ी बात उठाई थी इस डिबेट की शुरुआत में कि मायावती आज अपना वजूद बचाने के लिए खुद को फिर से पोजीशन करने की कोशिश कर रही है दलितों के मसीहा के तौर पर। लेकिन मेरा सवाल सर यहां पर यह है, इनके सशक्तिकरण की बात दलितों के कोई करता नहीं है, सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। वो विकास की बात नहीं की जाती है, सशक्तिकरण की बात नहीं की जाती है, सिर्फ जो मामले होते हैं उनका पॉलिटिकल यूज किया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि ये बात एकदम तय है, और मुझे लगता है कि जो देश में 2019 के चुनाव को लेकर जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर रही, कौन पार्टी किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा नहीं हो रही कि देश के सामने आज बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, देश के किसानों के जो कर्ज है उसकी मुक्ति का बड़ा मुद्दा है। नहीं, लेकिन अशोक जी, वही मायावती वाला जो स्टेटमेंट है, मैं कह रही हूं अगर किसी ने हिंसा की, नहीं सर प्लीज, हिंसा की है तो मामले क्यों वापस लिए जाए? नहीं, मैं ये कहता हूं कि हमारा मानना ऐसा है कि
सरकार नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक जो 2 अप्रैल के भारत बंद को लेकर जो हिंसा हुई उस पर आज तक सरकार ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई, ना भाजपा की सरकार ने बैठाई। हम ये मांग करना चाहते हैं, अगर कांग्रेस मुकदमे वापस नहीं लेती तो इंक्वायरी बैठाइए, क्योंकि आप कोई व्यक्ति कौन हो सकता है फैसला करने का कि इसने हिंसा की, जबकि आपको पता है जो ग्वालियर में फायरिंग हुई, एक राजा नाम का लड़का, राजा तोमर नाम के लड़के ने फायरिंग की, 3 लोगों को मारा उसने, वो तो दलित नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर उस नहीं हिंसा अगर दलितों ने की होती तो 10 दलित क्यों मरते उसमें? यहाँ पे मैंने कोर्ट नहीं लगाई है सर, यहाँ मैंने कोर्ट नहीं लगाई है। आप लोगों का नाम ले रहे हैं जिनके बारे में मेरे पास इस समय डिटेल्स नहीं है। मैं प्रेफर करूंगी आप आइडियोलॉजिकली डिबेट में 2 अप्रैल से आंसर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आइडियोलॉजिकली फैक्ट्स पर बात कीजिए, लोगों के नाम इस तरह से यूज मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास उन्हें लेकर फिलहाल इस वक्त इस डिबेट में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि दलितों का सियासी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हिंसा हुई, किसी ने तो वो हिंसा की ना सर। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि जरूर किसी ने हिंसा की, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए थी। सरकार ने इंक्वायरी कराई नहीं, क्योंकि सरकार के लोग शामिल थे, पुलिस शामिल थी, और साथ के साथ वो लोग शामिल थे जो दलितों के अपने अधिकारों की मांग से विचलित हुए। मुझे लगता है इस बात को लेकर अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने बात बोल दी। चारू प्रज्ञा जवाब, वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं कराई गई। जी देखिए, इंक्वायरी जो भी इस वक्त प्रथाएं चल रही हैं, जो भी पुलिस में इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जो अंदर हैं, जिनके केस चल रहे हैं, वो अपनी स्पीड से ही चलेंगे। इस तरीके की मांगे करना कि आप केस वापस ले लीजिए क्योंकि अब हमारी सरकार आ गई है और इस सरकार को हमने समर्थन नहीं दिया है, आपके लोग ये ठीक बात नहीं है। इमरजेंसी में आपके लोग बंद थे, हिंसा के आरोप में बंद थे, उनको तो आपने पेंशन दी, आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं। आपके जो लोग फंसे वो तो राजनीतिक कैदी है, और दलितों को फंसे तो राजनीतिक कैदी नहीं है। आपकी सरकारों ने दलितों को जानबूझ के फंसाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गठबंधन कोई भी हो, 2019 में दलित आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले हैं, आपकी सरकार को आने नहीं देंगे। अगर आपने दलितों के साथ न्याय नहीं किया, आप दलितों के साथ न्याय करने से कतर रहे हैं, आप दलितों की बिना पर दूसरों के साथ खड़े हैं। अशोक भारती प्लीज कांग्रेस की सरकार उनको न्याय करवाइए। आपको एक चीज का केवल सरकार के खिलाफ उपयोग करते हैं। चारू प्रज्ञा बात है, जब हिंसा होती है ना, उस हिंसा को पनिश करा ही जाना चाहिए। ये तो ब्लैकमेल है, सरकार आ गई। क्यों नहीं पनिश कर रहे? आप बताइए, पहलू खान के अपराधियों क्यों नहीं हमने पनिश किया? इतने सारे लोग भीड़ में मारे गए, उनको सजा क्यों नहीं दे रहे? दलितों को सजा दोगे, मुसलमानों को सजा दोगे, बाकी लोगों को नहीं दोगे। ये आपने सिलेक्टिव एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का है कि दलित हो, मुसलमान हो, उसको सजा दो, और जो दलित मुसलमान ना हो उसकी उसको मातम पुरसी करो, उसका स्वागत करो, उसका भगत करो। अशोक भारती ये दोगलापन चलने वाला नहीं है। अशोक भारती जी, जी अशोक भारती, एक सेकंड। चारू प्रज्ञा, मैं आप लोगों की ऑडियो डाउन करा रही हूँ, आप लोग चिल्लाइए, मैं ऑडियो डाउन करा देती हूँ, ठीक है? और मुझे जिस पैनलिस्ट के पास जाना होगा मैं उसके पास जाऊंगी। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है 2019 में ये उम्मीद करना कि पैनलिस्ट एक दूसरे की बात सुनेंगे, शायद ये बेमानी है। डॉक्टर सुनील सिंह, बोलिए सर। देखिए, जिस तरह का भारती जी एक मतलब दलितों को आजकल राजनीतिक इस्तेमाल करने की जो होड़ मची है, हमें लगता है कि दलित भी हमारे समाज के अंग है, और इसका इस्तेमाल किसी राजनीतिक पार्टी को हराने के लिए और इसकी इस्तेमाल कोई नेगेटिव एजेंडा पे हो, ये उचित नहीं है। वो हमारे समाज के अंग है, बहुत हमारे प्रिय हैं, और इसका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। नंबर 1। नंबर 2, अशोक भारती जी कि दलितों पे अत्याचार होगा, हम उसका विरोध करेंगे। अशोक भारती जी हमेशा नकारात्मक मुद्दों को, सामाजिक को विभाजन करके, दलितों में, मुस्लिमों में, पिछड़ों में बांट करके महागठबंधन किया था, राजनीति करना चाहती है। हम नकारात्मक जो गलत है, लेकिन जो चिल्लाना है वो गलत है। अगर आप सही बात बोलोगे, अशोक भारती और चारू प्रज्ञा, आप लोग कैसे बात करते हैं? आप कोई भी किसी पैनलिस्ट की बात पूरी नहीं होने देते। भाइयों का कोई ठेकेदार नहीं बन सकता।
वो जो भी विकास का काम करेगा उसके साथ रहेंगे। हमारे मुस्लिम भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई, ये राजनीतिक ठेकेदारी का समय अब खत्म हो गया। ठीक है आशुतोष जी, आपका पॉइंट जल्दी से सर, जल्दी से। आपने एक सवाल पूछा था कि महागठबंधन कैसे बनेगा, तो महागठबंधन उन पार्टियों में बनेगा जो कि भाजपा की फासिस्ट धर्मांध नीतियों के खिलाफ है। जैसे कि इन 3 राज्यों में हमने देखा, जो बात कर रहा है किसानों की, जो बात कर रहा है पिछड़ों की, जो बात कर रहा है नौकरियां क्रिएट करने की, जो बात कर रहा है राफेल स्कैम में, जिसमें आप सभी को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। पिछड़ों के साथ आप सभी को की बातें कर रही है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।